आइए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे 10वीं क्लास के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको करने के लिए हमें इंतज़ार बहुत करना पड़ा। 1 महीने का पूरा गैप आया क्लासेस के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों ने पिछले बाकी चैप्टर्स की तैयारी भी की होगी। चलिए आज हम बात कर रहे हैं अपने न्यू चैप्टर की जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसका मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है मेनली तो ये इंजीनियरिंग वर्क के लिए होती है, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए होती है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर किस तरीके से इसका यूज होता है। सपोज ये मेरे पास अभी हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे वो हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है और पहले से आप लोगों को पता भी है कि इसके अंदर y एक्सिस होता है एक, और एक होता है हमारे पास x एक्सिस, और इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे हम कैसे पुट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लो मैं सारी वैल्यूज 5 तक ले लेता हूं। 1 2 3 4 5, ये वैल्यू माइनस में होती हैं क्योंकि ये नीचे अंडर होती हैं इसके ओरिजिन के। ये -1, ये -2, -3, -4, -5, ये नेगेटिव x को शो करता है, ये पॉजिटिव x को शो करता है, ये पॉजिटिव y को शो करता है और ये नेगेटिव y को शो करता है। तो ये वैल्यूज जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं आपके इनको, अब सपोज मुझे इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। किन दोनों के? मैं 2 कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। सपोज एक कोऑर्डिनेट मैंने ये लिया, इस कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्चुअली में कि x की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और इससे मैं डिस्टेंस निकालता हूँ एक और पॉइंट का जहाँ पर x की वैल्यू 5 है, सपोज ये 5 है ऐसे करके, और y की वैल्यू 4 है यहाँ पर। तो ये तो मैंने अपने सामने 2 कोऑर्डिनेट लिए हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 को दिखा रहा है, और b कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 को शो कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यही डिस्टेंस निकालने को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम इसका हमने रखा है इसी चीज के लिए। यानी अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस निकालना है, सपोज मेरा एक पॉइंट इधर है और दूसरा पॉइंट इधर है, अब इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस बी सपोज इधर है, अब इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस निकालना है विदाउट यूजिंग स्केल, विदाउट यूजिंग एनी जो है पैरामीटर्स। तो आप क्या करोगे? पहले इसकी पोजीशन निकाल लोगे। सपोज वही ये ओरिजिन है 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर x जो है वो -4 है क्योंकि -4 होता है इधर, और y की वैल्यू भी यहाँ पर जो नेगेटिव होती है, मान लो -1, और यहाँ हो सकती है -2 हो सकती है। तो एक पॉइंट ये हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट जो b है, सपोज यहाँ 1 2 3 4 5, x की 5 हो सकती है, ये 1 2 3 4 5 हो सकती है, y की 3 हो सकती है। तो मैंने अपने इस पॉइंट पर जो वैल्यूज ली हैं, जो एक्सिस पर जो मेरी वैल्यूज हैं, इनको जब मैंने आपको बताया तो मेरे पास a -4 -2 पहला कोऑर्डिनेट, b दूसरा कोऑर्डिनेट जो 5 और 3 है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं इनके बीच में दूरी फाइंड करनी है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ab नाम रख देते हैं क्योंकि a और b के बीच की दूरी हमने निकालनी है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट को यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मिड वैल्यूज निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, और सेक्शन फॉर्मूले से हम उसको जो सब डिवाइड करके लाइन को रेशियोज में डिवाइड करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी सिर्फ इन्हीं कोऑर्डिनेट को यूज करके हम इस लाइन के कई चीजें हम जो लाइन के बारे में फाइंड कर सकते हैं कि ये जो ठीक है ना। तो ये सब चीजों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब
इसके लिए सीधा सवाल है कि सर मुझे इसको यूज़ करके तो दिखा दो किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को ये यूज़ करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पर पॉइंट याद हैं और आप बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको घर पर अपने ग्राफ पेपर पर इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ भी उतनी छोटी ली हैं जिनको आप ग्राफ पेपर पर ले सकते हो। जैसे ये a पहली वैल्यू थी 1 और 2 और इस वाले b की वैल्यू थी 5 और 4 और इसका नाम फिर हम c रख देते हैं क्योंकि एक ही ग्राफ हमने एक ही उसमें बनाया फिगर में। तो c मेरे पास है सपोज अलग से, ये फर्स्ट ग्राफ का है, ये फर्स्ट वाले ग्राफ जो मैंने अभी बना के दिखाया उसका है, और ये सेकेंड में cd है विच इज़ -4 -2 एंड d है हमारे पास 5 और 3। अब इनमें हम आपको डिस्टेंस निकाल करके दिखा देते हैं किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री है जिसके अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, पहली एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस, और इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होता है। किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप लोग, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर इसके पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ए लिया मैंने 1 2 एंड बी लिया मैंने 5 और 4। अब मुझे फाइंड करना है ए बी। तो ए बी से पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बता देता हूं कि किस तरीके से निकाला जाता है। डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है इसको, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 क्या है? ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो ये मेरे पास y2 है। अब इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं जब मैं डिस्टेंस ए बी निकाल रहा हूं, तो हम इसका जो हम यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि x2 माइनस x1 5 माइनस 1 y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखेंगे यहां पर हमारा डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4, इट्स मीन दिस इज 20। ओके, और 20 का जो मीन होता है एक्चुअल वो होता है 2√5। 2√5। अब मुझे अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 2 तो 2 ही है, √5 की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आती हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ √5 की वैल्यू किस तरीके से, लमसम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। इसको हम जो है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 8th क्लास में आप बच्चों ने निकाला होगा, मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है और इसको कैसे हम √5 या किसी भी रूट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए, स्क्वायर मैंने ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है कि वो 5 या 5 से कम रहे, तो 2 2 ज़ा 4। जैसे हम डिवीजन में, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं, जब जैसे हम डिवीजन में माइनस करते हैं यहाँ भी माइनस कर देंगे। अब ऑलवेज इस आंसर का डबल लेना है, 4 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास कोई और नंबर नहीं, तो जैसे हम डिवाइड के अंदर यहाँ पॉइंट लगा के 1 0 लगा देते हैं, बट हम स्क्वायर में ऑलवेज 2 0 का यानी कि इवन नंबर में यूज करते हैं, एक पॉइंट के बाद 2 0 लगा सकते हैं हम। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर मैंने यहाँ पर पुट करना है, जैसे अगर मैंने 2 पुट किया तो मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। अगर सपोज मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया तो फिर मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, जो 3 से। स्क्वायर है, जो भी नंबर हम यहाँ पर सोच के रखते हैं उसी को यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 3 ज़ा
9, 3 4 जा 12, ये तो क्या हो गया 100 से ज्यादा हो गया, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 ही पुट करना पड़ेगा। तो ये आया था हमारा 84। कितना हो गया, अब इसको भी लेस कर दिया जैसे इसे किया था, 16 आ गया। फिर वही पॉइंट के बाद जैसे डिवाइड में 1 0 फ्री होता है, इसमें 2 0 फ्री होते हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब इसका डबल ले लेंगे पूरे का, तो 22 2 जा 44, यहां पॉइंट का कोई यूज नहीं करना, 44 हो गया। फिर वही एक नंबर लगाना है हमने यहाँ पर, अगर मैं 1 लगाता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लगाता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं 3 लगा देता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, क्योंकि मुझे मालूम है 4 पे कर दूंगा तो वो 1700 के लमसम पहुंच जाएगा और वो ज्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको लेस कर लेते हैं, तो 271 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और फिर यहाँ 2 0 फ्री हो जाते हैं, और फिर हम इसका डबल कर देते हैं तो 446 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको करूंगा मल्टीप्लाई, तो लमसम 5 पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 5 पे जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है, वो हम देख लेते हैं यहाँ 5 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। तो चाहे 5 पे जाए या 6 पे जाए, दोनों ही केस में ये जो नंबर है हमारा 5 और ग्रेटर देन 5 होगा, इसीलिए ये जो मेरा आंसर होगा वो 2.24 मान लिया जाएगा लमसम में। जब हमारे पास अगर मुझे एग्जैक्ट टू 2 प्लेस यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है, तो 3rd प्लेस सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि क्या ये नंबर हमारा 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर यस तो यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं, अगर ये 4 3 2 1 0 होता तो ये 2.23 ही रहता। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा। तो 2.24 इसकी वैल्यू आई, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको साफ करके यहाँ पे रख दिया वैल्यू 2.24, तो ये हो गया हमारा 4.48, यानी लमसम 4.5, यानी कि लमसम अप्रोक्स करके 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने आपके जो घर में ग्राफ पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ली है। अब आपने क्या करना है, आपका क्या होमवर्क है इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि आपने अपने घर पे जो आपका ग्राफ पेपर होगा वो ग्राफ पेपर लेना है, उस ग्राफ पर आपने इस तरीके से लाइनें डालनी है। ओके, लाइनें डालने के बाद मैं एक बार डाल देता हूं, वैसे मैंने अभी इससे पहले डाली थी लाइनें, फिर भी एक बार और आपको डिनोट करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको घर में जो मैंने बताया वो वेरीफाई भी हो जाए। वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए समझाना चाह रहा हूं, और वो बहुत जरूरी है, हमें लंबे समय तक याद रखने के लिए ये चीजें हमें एग्जैक्ट आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। जैसे ए हमारे पास 1 2 था, ये था हमारे पास ए 1 2, और बी हमारे पास था 5 4, 5 और 4, सपोज ये था 5 और 4। ठीक है, तो आपने घर में अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे ही लाइन डाल देनी है, और फिर एक स्केल लेकर के स्केल को ऐसे करके मेजर करना है, और आप वो देखेंगे कि वो 4.5 नियरेस्ट होगा। यानी आप बिना मेजर किए स्केल के आप डिस्टेंस बता दोगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है इन सेंटीमीटर, जब आप अपने ग्राफ पेपर पर इसका यूज करोगे। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं सी और डी के बीच में, वो किस तरीके से निकाला जाता है आप लोग देख सकते हैं। अभी सपोज ये पॉइंट भी हम यहां से हटा देते हैं। अब सी डी, ये सी है और ये डी है, x1 y1 x2 y2। अब ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए x2 x1 x2 माइनस x1, अब x2 इज 5, फिर माइनस x1 इज -4, तो ये वाला ब्रैकेट हम थोड़ा सा या तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, फिर प्लस y2 माइनस, फिर ये भी वही करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है उधर की, -2, इस तरीके से कर देंगे। ध्यान रहे ब्रैकेट जो हमें 3-4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 3 और 4 टाइप के, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि हम इनका यूज इस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे 5
माइनस माइनस प्लस 4, अब स्क्वायर ऐसे बन गया, 3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर ऐसे हो गया, 5 प्लस 4 या 9, 3 प्लस 2 यानी 5। इट्स मीन हम अब आपके पास लेकर के आते हैं इसको आगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। 9 9 जा 81 एंड 5 5 जा 25, इट्स मीन इट इज 106। अब 106 का किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वही तरीका स्क्वायर रूट का दोबारा से। इसके अंदर आप पहले क्या था, एक ही नंबर हमारे पास था 5, 106 है तो पीछे से पेयर बनाने होते हैं। अब ये 1 है, अब मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या 1 से कम हो, तो मुझे दिख गया वो 1 बन जा 1 है, हटा देंगे, कुछ नहीं बचा, 06 आ गया। इसका डबल लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 1 भी लगा देता हूँ और फिर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे इसको एक 0 यहाँ लगा दो, एक 0 यहाँ लगा दो, तो यहाँ 2 0 हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लगा सकता हूँ, अभी 0 हटा दो क्योंकि 600 हो गया। अब मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 6 ज़्यादा हो गया, मतलब ये 2 पर ही जाएगा, इस पे जाएगा 2 पे। और जब हमने ये 2 0 यहाँ पर फ्री लिए तो वो किस तरीके से लिए, यहाँ पर पॉइंट लगा के। 2 0 कैसे लिए जाते हैं, पॉइंट लगा के लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा सर ये 0 कैसे आ गया, ये तो जब हमने, देखो मैं एक चीज़ और यहाँ समझा देता हूँ दोबारा से, आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो रही होगी। ये कितना आ गया, 6 आ गया। चलो ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर 1 भी लगा दिया, 1 भी लगा दिया तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 लगाने के बजाय इसको हम 0 लगा लेते हैं, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। इसमें आपको कंफ्यूजन कम रहेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने ये 0 किस तरीके से पुट कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अब हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ भी 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगाया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी इससे हटा दो इसको, तो 0 0 कितना बच गया, 6 ही बच गया दोबारा से। अब इसका डबल लेते हैं, यानी कि जो है 20। अब क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, 2 0 आ जाएंगे, ये हट गया। और यहाँ मैं ये 2 पे जा रहा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो 404 हो गया, 196 मेरे पास बच गया। अब इसका डबल लेंगे तो 204, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 फ्री होते हैं। ये 19,000 हो गया। यहाँ अगर मैं कुछ भी लगाऊंगा तो 2000 हो जाएगा, तो ये लमसम 9 पर जाएगा। तो 9 से ले लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 81 44, और फिर 4 आ गया, 9 2 जा 18, कुछ इस तरीके से। यानी कि जो भी यहाँ पर आया इसको हम लमसम अप्रोक्स 10.3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10.3 लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आया। आपने अपने ग्राफ पेपर पर इसको मेजर करके देखना है, और बिलीव मी वही तरीका जो मैंने उसके लिए बताया, ये आपका 10.3 ही आएगा। जैसे पहला पॉइंट हमारा था -4 -2 इधर था C, और जो D पॉइंट था वो था x5 और y3 इधर था D पॉइंट। तो इनके बीच की जो दूरी आएगी आपकी बुक पे यानी ग्राफ पेपर पर, वो 10.3 ही आएगी। ये आपने होमवर्क में वेरीफाई करके देखना है। जब आप इसको वेरीफाई करके देखते हो तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए, ये था हमारा पहला टॉपिक जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है। और इसको पढ़ने के बाद हम आगे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जहाँ पर हम जो है कोऑर्डिनेट 2 न लेकर के 3 कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लेते हैं। तो क्या होगा उसका, वो भी अब आगे चल के बताते हैं आपको। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा जरूर। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अब 3 पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। सपोज मैंने ये एक छोटा सा ग्राफ बना के फिर दिखा दिया, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अब आपने ऐसे करके इनको जब ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया ट्राइंगल ABC। सपोज ये है हमारे पास ये x तो प्लस है ना, तो 2 - 3 है। ये पॉइंट है मान लो हमारे पास 2 y 5 है सपोज, और ये पॉइंट है हमारे पास
-4 और -3। सपोज इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, वरना आप ग्राफ पर 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके डाल के देखना, इस तरीके से आएगा ये। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो जब ये मैंने पॉइंट बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, अब मुझे ये पता लगाना है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका किस टाइप का है। अब आपने क्या देखना है, किस टाइप का है। अब इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं ट्रायंगल के। पहला देखो, पहले आपने ए बी निकालना है डिस्टेंस का यूज करके, डिस्टेंस का यूज करके। पहला जो है स्टेप 1 में आप क्या करोगे, डिस्टेंस ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी ए निकालोगे। एक बार ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, आपको मैं डिस्टेंस इससे पहले क्वेश्चन में बताया, फिर बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, फिर सी ए के बीच में डिस्टेंस निकालोगे। जब आप इनके डिस्टेंसेस निकाल लोगे, जब आपको तीनों डिस्टेंसेस पता लग जाएंगे, फिर आपने क्या देखना है कि यहाँ टाइप 1 में, टाइप यहाँ से स्टेप, ये तो स्टेप था, अब यहाँ से हम टाइप्स निकाल देते हैं। अगर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए आया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सबको पता है। दूसरा, अगर ए बी इक्वल बी सी बट नॉट इक्वल सी ए, अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है, लिख देता हूं यहां एनी टू साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब हो गया आइसोसेलेस जो हो गया ट्रायंगल। और अगर तीनों ही अलग अलग हैं तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये तो हो गई साइड के अकॉर्डिंग। अब एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे बताया जाता है। अगर लॉन्गेस्ट साइड, जैसे इसमें मैंने मान ली लॉन्गेस्ट साइड सी ए है, मैंने मान ली सी ए है, सो ये फोर्थ मैं बता रहा हूं, अगर लॉन्गेस्ट साइड मैंने सी ए मान ली, सो सी ए का स्क्वायर बाकी अदर टू बी सी और ए बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी सी ए का स्क्वायर बी सी और ए बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये माना जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो 1 2 3 4 इस तरीके से। और एक चीज और आती है कि 3 पॉइंट्स आर ऑल 3 coordinates a collinear, sorry is not is, are all 3 coordinates collinear। ठीक है ना, यानी अगर मैं नॉर्मल समझाना चाहूं, नहीं इस पे ध्यान भी दो कि क्या कॉलिनियर हैं आपके 3 पॉइंट्स। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट साइड इसमें से मैंने मान ली सपोज सी ए, ये मैंने लेट कर ली है, तो सी ए जो है बाकी अदर 2 साइड ए बी जमा बी सी के इक्वल होनी चाहिए, तो यस। और अगर वही लॉन्गेस्ट साइड अगर मैंने सी ए है और वो मैंने क्या करा कि सी ए इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, इसका मतलब हो जाता है नो, ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर बताते हैं। अब ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, कभी आ जाएगी ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, तो ऐसे केस में सपोज ऐसा हो जाए कभी कि लॉन्गेस्ट साइड मान लो सी ए है, सी ए ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये ग्रेटर हो जाए दोनों साइडों ए बी प्लस बी सी से, तो नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल होगा।
तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कोई एक अकेली साइड दो साइड के सम से ज्यादा नहीं हो सकती, वो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और जब ये कंडीशन आएगी तो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये लाइनें क्या हो गई, कॉलिनियर हो गई। कैसे कॉलिनियर हो गई? सपोज जैसे ये है CA और यहां आ गया B, इसका मतलब जो ये CA है ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये लाइनें क्या हो गई, एक ही लाइन पे हो गई, यानी कॉलिनियर हो गई। कॉलिनियर हो गई तो इसे हिंदी में बोलते हैं संरेखी। क्या बोलते हैं? संरेखी, यानी एक ही रेखा पर, यानी एक ही लाइन पर। जब ये कॉलिनियर हो गई इसका मतलब तो ये बनता है कि ये प्लस ये दोनों कॉलिनियर हैं, मतलब ये एक ही लाइन पर है। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? ट्राइंगल होने के लिए डॉट को हल्का सा ऊपर नीचे होना जरूरी है, तभी बनेगा। अगर एक ही लाइन में डॉट हो जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ट्राइंगल नहीं बन सकता उन डॉट से। तो इसीलिए ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला मैंने आपको बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के बाद अगर तीनों साइड इक्वल है इक्वल ट्राइंगल, कोई दो इक्वल है तो आइसो ट्राइंगल, तीनों इक्वल नहीं है तो स्केलेन, लॉन्गेस्ट साइड कोई भी अगर उसका स्क्वायर बाकी अदर टू के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कॉलिनियर चेक करने के लिए सबसे बड़ी साइड बाकी दो साइड के सम के बराबर होनी चाहिए। ऐसे केस में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता, लाइन क्या बन जाती है, कॉलिनियर हो जाती है। और लॉन्गेस्ट साइड अगर इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है तो वो क्या है, कॉलिनियर नहीं है। लेकिन कॉलिनियर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्राइंगल बन गई, कई बार ट्राइंगल पॉसिबल नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, ये कंडीशन क्यों नहीं आ सकती कि एक साइड इन दोनों के सम से बराबर हो? अब आप ध्यान से देखो, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैंने CA निकाला और AB निकाला, BC निकाला, तो जब A इससे लिंक है, B इससे लिंक है, मतलब तीनों पॉइंट आपस में कहीं ना कहीं तो लिंक है। इसीलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चीजें पॉसिबल हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो नहीं आएगी। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज हम पॉसिबल है या नहीं वो हम देख करके बता सकते हैं। तो अभी हमने जो ध्यान देना है वो इन दो चीजों पर, कॉलिनियर लॉन्गेस्ट साइड अगर बाकी अदर टू के सम के इक्वल हो गई तो वो क्या है, कॉलिनियर है, नहीं हुई तो नहीं है। इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैंने आपको जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा के लिए समझा दिया, ठीक है। और ऐसा क्यों है मैंने आपको समझा दिया। अगर तीनों एक ही लाइन पर हैं तो वो लाइन बन गई, इसका सम इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। और अगर तीनों अलग अलग होंगे तभी ट्राइंगल बनेगा, एक ही पे होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये बात भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और ये आपके 4 पॉइंट हो गए। तो ये थी मेरी ट्राइंगल के थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको मैंने समझाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस वीडियो को देख करके वो पूरा फायदा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उठाना है। और अपने व्यूज मुझे आप लोग मेरे YouTube चैनल पर भी दे सकते हैं, जहां पर मैं इसको शेयर करूंगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। और अपने व्यूज आप मुझे WhatsApp चैनल पर भी दे सकते हैं। थैंक यू।